अब दूसरी यूनिट हमारी स्टार्ट हो रही है, वो है विद्युत धारा, जिसका पहला टॉपिक है विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत धारा होती क्या है? तो वो किसी भी चालक में, मान लो ये चालक है, अब तक हम पढ़ते आए थे कि स्थिर आवेश रहेगा, यानी आवेश कोई मूवमेंट नहीं करेगा, एक जगह पर स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही हम विद्युत धारा में एंटर होते हैं तो उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ने अपना मोशन स्टार्ट कर दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा में चलने लगे हैं किसी न किसी दिशा में। तो मान लो कि ये चालक तार है हमारा, ये क्या है कि चालक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन अब तक रेस्ट में थे। अब इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ दिया, एक बाह्य बैटरी को जोड़ दिया, इसमें बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चलने लग गए। इलेक्ट्रॉन अगर चलने लग गए तो उसका मतलब है कि यहाँ पे करंट उत्पन्न होने लगा है, ठीक है ना, करंट उत्पन्न होने लगा है। आवेशों ने जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जैसे ही आवेशों ने चलना स्टार्ट कर दिया, वैसे समझ लो कि हमारी विद्युत धारा यानी उत्पन्न होने लगी है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि आवेशों के प्रभाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इसे आई से। आई इज इक्वल टू होता है Q/T। इसका मात्रक होता है एम्पियर और कूलाम पर सेकंड, ठीक है ना। क्या क्या होता है, एम्पियर और कूलाम सेकंड। ये बात क्लियर हो गई। और इसकी जो विमा होती है ना, वो होती है ए। इसकी जो विमा होती है वो होती है ए। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि धात्विक चालनों में आवेशों का प्रभाव। सेकंड हेडिंग क्या है हमारी, धात्विक चालनों में आवेशों का प्रभाव। आवेशों का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर। देखो, धात्विक चालनों में आवेशों का प्रभाव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर। ये बात क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि एक धातु का कोई सा भी तार हो, धातु के जितने भी ठोस होते हैं, जो धात्विक ठोस होते हैं, उन सभी में ज़्यादातर सभी धातुओं में करंट फ्लो होने लगता है। तो करंट फ्लो जो होने लगता है वो सभी के सभी धातु के सुचालक होंगे, धातु के अच्छे सुचालक होंगे, तो उन्हीं में तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, देखो एक बात देखो, मैंने आपको शायद पहले ही बताया है कि अगर ये कोई परमाणु, ये कोई नाभिक है किसी परमाणु का, ये क्या है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें अलग अलग कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। अब जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन कक्षाओं में, नाभिक के पास वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अच्छे काफ़ी आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं इसमें। लेकिन जैसे जैसे बाहर पहुंचते जाते हैं, उनका आकर्षण बल वैसे वैसे कम होता जाता है। ये बात क्लियर है ना। जैसे जब तक नाभिक के पास रहेंगे, जो कक्षा में नाभिक के पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। और जैसे जैसे दूर जाते हैं, वो उतने ही कम आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसानी से दूसरे इलेक्ट्रॉनों पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर कम आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जो टक्कर करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद धातु टक्कर करते हैं आपस में, उस टक्कर का समय होता है, उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के समय, टक्कर का समय होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के जो टक्कर का समय होता है, उस समय को कहते हैं हम श्रांतिक काल। तो यही बात है धात्विक चालनों में आवेशों का प्रभाव। यानी कि जो धात्विक चालन होते हैं
वो धातुओं के अच्छे सुचालक होते हैं। और इनमें परमाणु के पास वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अच्छे आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जबकि दूर वाली कक्षाओं में बहुत कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जो कि आसानी से किसी दूसरे धातु पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इन आवेशों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त आवेश, या फ्री इलेक्ट्रॉन कह दो, या फ्री चार्ज कह दो, या मुक्त आवेश कह दो, ठीक है ना, मुक्त आवेश कहते हैं। और इन मुक्त आवेशों की जो टक्करों, दो क्रमागत आवेशों की जो आपस में टक्कर होती है, उस टक्कर का जो स्थान होता है, उस स्थान को हम कहते हैं माध्य मुक्ति पथ, और टक्कर के समय होता है, उस समय अंतराल को हम कहते हैं श्रांतिक काल। तो यही बात होगी धात्विक चालनों में आवेशों का प्रभाव। इसके बाद देखेंगे अफवाह वेग। क्या बेटा? अफवाह वेग, अफवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि देखो एक चालक तार है हमारा, ये कोई चालक तार है, इसको हमने एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें रेस्ट में थे। अब जैसे ही हमने इसको बैटरी में जोड़ा, तो बैटरी में जोड़ने के बाद इन जो इलेक्ट्रॉनों में गति आएगी, उस गति को हम कहते हैं अनुगमन वेग। बाकी में जो होता है कि बैटरी अगर कोई हम लगा रहे हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉनों में जो गति प्रदान करने की पर्याप्त नहीं होती है। जो बैटरी है ना, इस बैटरी का विभव होगा वो इलेक्ट्रॉनों को मोशन कराने के लिए अच्छी तरीके से वो सक्षम नहीं होता है। लेकिन एक टेंडेंसी होती है बैटरी की कि वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने लगता है। उस वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे 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 चलने लगते हैं, और इस इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उससे ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बात क्लियर है? चलो, गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। देखो, इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी होती है, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। अब म्यू बराबर होता है वी डी अपॉन ई। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी पिछले उसमें कि अपवाह वेग को वी डी से व्यक्त करते हैं, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताया था। तो वी डी इक्वल टू होता है आई अपॉन एन ई ए। ये होता है, इसका डेरिवेशन तो नहीं कराएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में रिलेशन होता है वो निकालना है हमें। लेकिन जो मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, वो होती है कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर, सॉरी अनुपात के बराबर होती है। यानी अगर आप कहना चाहो कि गतिशीलता की परिभाषा क्या होगी, तो अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, क्या अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम कहते हैं गतिशीलता। ये बात क्लियर है? अब देखो वी डी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू आएगा आई अपॉन एन स्मॉल ई कैपिटल ई और ए। ये संबंध होता है आपका इसमें करंट या में गतिशीलता और विद्युत धारा में, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी और मोबिलिटी में। ये बातें क्लियर है? म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, एन स्मॉल ई और कैपिटल ई। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये बात क्लियर है? इसके बाद आएंगे ओम का नियम। इसके बाद है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, वो साइमन ओम वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी अगर वस्तु है वो ओम का नियम का पालन जब भी करेगी जब उसमें उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ये सभी भौतिक अवस्थाएं अगर कांस्टेंट रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में कह पाएंगे कि ओम के नियम का पालन करेगी। यानी उसी कंडीशन में हम कह पाते हैं कि जब देखो ओम के नियम के अनुसार
किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब आदि नियत हैं, तब उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ समानुपाती, यहाँ कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, तो उस नियतांक को बोलते हैं हम आर। V इज इक्वल टू आर आई या आई आर। यहाँ आर जो होता है वो होता है प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ऐसे सिंबल कर दो या लिख दो ओम। अच्छा, अगर आर की वैल्यू निकालें यहाँ से कितनी आएगी? आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ से क्या बनेगी कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को हम कहते हैं प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम। इसका और दूसरा मात्रक कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर एक और कह सकते हैं, एक और मात्रक बना सकते जूल पर कूलाम, जूल प्रति कूलाम एम्पियर, ठीक है ना। अगर इसकी विमा निकालोगे तो विमा निकल के आती है इसकी, वोल्ट की विमा होती है mL2T-3 A-1 और एम्पियर की होती है A। तो A ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगी mL2T-3 A-2। ये इसकी विमा होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे अगली वीडियो में, या एक और टॉपिक रहता है इसमें, एक और चीज़ आ जाती है। मैं आपको बता दूं, ओम के नियम पर आधारित दो परपथ होते हैं, एक ओमीय परपथ और दूसरा अनओमीय परपथ। कौन कौन से? दो बातें और इसमें आती हैं ओम के नियम से रिलेटेड। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम का नियम, ओम स्लो में दो चीज़ें और आती हैं, एक होता है ओमीय परपथ, ओमीय परपथ, और दूसरा होता है अनओमीय परपथ, अनओमीय परपथ। यानी ओमीय सर्किट, ओमीय सर्किट और अनओमीय सर्किट, ठीक है ना। ओमीय सर्किट और अनओमीय सर्किट। अच्छा, ओमीय सर्किट क्या होती हैं? वे धातु हैं या वे धातु हैं जो ओम के नियम का पालन करती हैं। वे परपथ कह दो, जो परपथ बनेगा हमारा, वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय परपथ कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय परपथ कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहती हैं तो वो ओमीय परपथ होगा। और दूसरी बात, अनओमीय परपथ वह परपथ जो जिसमें किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत ना रहें, या उस परपथ की भौतिक अवस्थाएं नियत ना रहें, तो उस परपथ को कहते हैं हम अनओमीय परपथ।